हाँ जी, सारा बयान राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। देखो, आज अपनी एक स्कीम के बारे में बात करेंगे। नमस्ते। हमने चांद तक का सफर तय कर लिया। एक मास्टर ने व्हाइट बोर्ड से, ब्लैक बोर्ड से व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड से डिजिटल बोर्ड की तरफ भी एक टीचर बढ़ चुके हैं। आज तक फिल्म इंडस्ट्री भी वीएफएक्स में आ चुकी है, लेकिन हमारे सफाई कर्मचारी भाई आज के दौर में भी वही कुप्रथा के सहित आज भी हाथों से मेला उठा रहे हैं। ठीक, नालियां साफ कर रहे हैं। इसके लिए भारत सरकार ने, देखो आर्टिकल 28 से भारत सरकार की बात कर रहा हूं मैं, तो भारत सरकार एक स्कीम लेके आई। कौन सी? नमस्ते। तो नमस्ते स्कीम आई, उससे पहले आपने सुना होगा आर्टिकल 21 क्या कहता है? गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। क्या हमारे सफाई कर्मचारी भाई क्या गरिमा में पूर्ण जीवन जी रहे हैं? इनके पास इतना पैसा भी नहीं मिलता सफाई करने के बाद में कि ये अपने लिए मैकेनाइज टूल खरीद सके। तो भारत सरकार ने क्या किया? स्कीम लेके आए नमस्ते 2022 में, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम। तो नमस्ते स्कीम है, 2022 में आई। जैसे एक भी चीज याद रखना, आर्टिकल 42 क्या कहता है? सरकार को लाना ही पड़ेगा। क्यों? आर्टिकल 42 क्या बोलता है भाई? 42 आर्टिकल, काम की न्याय संगत एर गरिमापूर्ण है। न्याय संगत काम होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, और मानव उचित दशाओं के साथ काम मिलना चाहिए। क्या है मानव के लिए उचित दशाएं हैं? मुझे तो ना तो दशा दिख रही है ना दिशा दिख रही है। तो भारत सरकार इसके लिए स्कीम ला रहे नमस्ते। तो हम आज इसमें यही बात करेंगे कि नमस्ते स्कीम क्या है। एग्जाम आपसे पूछे कि नमस्ते क्या है, तो आपको बताना है। सबसे पहले नमस्ते स्कीम दो मिनिस्ट्री का ज्वाइंट इनिशिएटिव है, मतलब दो मिनिस्ट्रियों की ये स्कीम। एग्जाम पूछे कितनी मिनिस्ट्रियों की स्कीम है? दो मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री कौन कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, दूसरी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। इन दोनों मिनिस्ट्रियों में मैं देखूं तो देखो, मैंने ये डाला, छोटा सा जानना चाहूंगा। देखो, बहुत सारे लोग जो ये गुटखा पान तंबाकू बेचने वाले हैं, जो कलाकार है, उनके ऐसे आंखें दिखा के नाम पूछते हैं, तो होठ देख के तुम नाम भी बता देते हो ये हीरो कौन या हीरोइन कौन है। मैं आपके सामने दो गणमान्य हमारे मंत्री हैं, माननीय, एक हमारे मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग अफेयर अर्बन अफेयर, दूसरे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर। आप इन दोनों के नाम बता सकते हैं क्या? नहीं है ना हिम्मत? सर्च करोगे नेट पे। यही दुर्भाग्य, फिर कहते हो कि देश आगे नहीं है। दुर्भाग्य तुम्हारा है मित्र, है अभी खून में फिल्मों की तरफ जा रहा है। चलता रहना चाहिए भाई। देखो, तो मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के हमारे मिनिस्टर है, कौन है? नहीं बता पाए ना? हरदीप सिंह पुरी साहब। हरदीप सिंह पुरी साहब, ये राज्यसभा से सांसद है। ठीक, 1974 1974 में इन्होंने यूपीएससी क्रैक किया था, इंडियन फॉरेन सर्विस में थे। अब क्या मिनिस्टर है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। दूसरे मिनिस्टर है वीरेंद्र कुमार खटीक जी। कौन है? वीरेंद्र कुमार खटीक जी। ये कहां से? अभी टिकमगढ़, मध्य प्रदेश में एक जगह है, टिकमगढ़ से क्या है? एमपी है। ये कंटिन्यू 11वीं लोकसभा से आज तक कंटिन्यू क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। 11 से लेकर 14 तक सागर से रहे थे, अब 15वीं 16वीं 17वीं में कहां से हैं? टिकमगढ़ से हैं। अब एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से कौन सी मिनिस्ट्री अलग हुई थी? याद है? मिनिस्ट्री ऑफ, देखो पहले मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर बोलते थे। क्या बोलते थे? मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर, मतलब जनता की भलाई करनी है भाई, ये बोलते। ठीक है, भलाई वाला काम ये इस मिनिस्ट्री का था। इसका नाम क्या था? वेलफेयर। आज भी भलाई का काम है, लेकिन इस मिनिस्ट्री में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन जो आज है ना, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो पहले वो क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। पहले इसके अंदर एक डिपार्टमेंट था। 2006 में क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर जो नाम था, इससे अलग होके मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनती है। 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर भी अलग होके बनती है। इसी के साथ साथ 1999 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर भी इसी में आती थी। आज अर्जुन मुंडा जी अपने है मिनिस्टर, तो 1999 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल इनसे अलग हो जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो पहले मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर कहलाती थी। तो आज मिनिस्ट्री का नाम क्या? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट।
तो ये स्कीम है, ये लेके कौन आए? दोनों मिनिस्ट्री लेके आए। अब इस स्कीम का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य यह है कि जितने भी हमारे अर्बन लोकल बॉडीज है, नगर पालिकाएं वगैरह हो गई, जितनी भी, ठीक है, जहाँ पे सफाई का काम हो रहा है, सेप्टिक टैंक में काम हो रहा है, उस जगह पे इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना है। कितनों जगहों में? 4800 में। लगभग 350 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। ठीक है, 350 करोड़ रुपए किस पे खर्च करने? इक्विपमेंट पर खरीदने में। अब ये जो नमस्ते स्कीम आई है, ये स्कीम इस स्कीम को रिप्लेस करके आए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन एंड मैनुअल स्कैवेंजर्स, जो 2007 में आई थी। देखो, इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब कि योजना आ चुकी है, उसको धरातल पे उतारना। लोग बैठे बैठे ऐसी के कमरों में स्कीमें तो बना देते, लेकिन गलियों में नहीं जाना चाहते। लेकिन अब देखते हैं ये स्कीम नहीं क्या करते। नमस्ते स्कीम, तो नमस्ते स्कीम को पूछे 2022 में ही आती है, 3 साल के लिए है, मतलब 2025-26 तक। आउटलेट इसका कितना करोड़ खर्च करना है? 350 करोड़ रुपए इस पे खर्च करना कंप्लीटली। ये जो स्कीम है कंप्लीटली सेंट्रली स्कीम है, प्लस पूरा का पूरा पैसा सेंटर का है। अब इस स्कीम का एम क्या, मुद्दा क्या? पहला मुद्दा यही है कि जो आम नागरिक, जो हिंदुस्तान के आम नागरिक है, इनका एक रवैया बदलना है सफाई कर्मचारियों के बारे में। वो सफाई कर्मचारियों को देखते कुछ गाली भी देते हैं। बहुत सारे तो मैंने ऐसे ऐसे नमूने देखे हैं, गाली देते हैं वो। अरे सबसे अच्छा काम ये कर रहे हैं देश में, अगर ये नहीं रहे तो हम नहीं रह पाएंगे। कोविड आया, पता है, अगर सफाई ना होगी तो बहुत सारी बीमारियां भी पैदा होती है, कोविड से भी खतरनाक बीमारियां। तो साफ सफाई होना जरूरी है। देश के असली सैनिक, एक सैनिक बॉर्डर पे खड़े हैं, एक सैनिक ये खड़े हैं। ये दोनों सैनिक दोनों जगह, ये अंदर से सुरक्षित कर रहे हैं, वो सैनिक बाहर से सुरक्षित कर रहे हैं बाहरी दुश्मनों से। लेकिन कुछ गद्दार हिंदुस्तान में भी बैठे हैं जो बाहरी देशों के नारे लगाते हैं। ठीक, तो नमस्ते का मेन मकसद क्या है कि एक तो सुरक्षित सेवाओं की मांगों को बढ़ाना, सेफ्टी के साथ ये बढ़ाना, भारतीयों का व्यवहार बदलना। दूसरा, इसका सबसे मेन मुद्दा यही है, देखो, एक देखिए, ब्रेक करना है किसको? इंटरजेनरेशनलिटी को, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में काम का ट्रांसफर होना। देखो, मान लो कि ये बंदा सफाई काम करा भी, अब इसका बच्चा ये भी यही काम करेगा क्या? माना कि ये क्यों करेगा? इस पे ब्रेक लगाना है। कैसे ब्रेक लगेगा इस पे? अल्टरनेट, अगर लाइवहुड का सपोर्ट देंगे, इस स्कीम का मेन मकसद क्या? अल्टरनेटिव लाइवहुड सपोर्ट्स, ठीक है, कि उनको एक्सेस ऑफ द अल्टरनेटिव लाइवहुड का दे। इसके साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट की अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो इनके बच्चे इस काम में नहीं आएंगे। ठीक, इनकी आवाज बुलंद करोगे। ठीक, तो प्राइवेट, इसका नमस्ते का आप समझ गए मेन मुद्दा है क्या? अल्टरनेटिव देना। अब मैंने बोला मैनुअल स्कैवेंजर्स, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैनुअल स्कैवेंजर्स होते क्या है। सफाई कर्मचारी, तो सफाई कर्मचारी की आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो भारत सरकार ने डेफिनेशन दे रखी है। कहाँ पे दे रखी है? देखो, एक कानून आया 2013 में। कौन सा कानून आया? प्रोहिबिशन, भाई आजा, कानून था प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। इस कानून के तहत, इस कानून के अंदर एक्ट है, एक्ट में सेक्शन 2, कहाँ गए, ये रहा सेक्शन 2 का सबसेक्शन ए, उसमें जी, इसके अंदर डेफिनेशन है। डेफिनेशन ये है, द लिफ्टिंग ऑफ द ह्यूमन, मतलब मल मूत्र उठाना, ड्राई लेंटरिंग वगैरह जो ओपन में होते हैं। दूसरे, इसके साथ साथ तो सेप्टिक टैंक वगैरह की सफाई कर रहे हैं। रेलवे ट्रैक वगैरह आपने देखा होगा एकदम खुले पड़े थे, लोग झाड़ू से सफाई कर रहे हैं, तो ये गलत है ना, मैनुअल स्कैवेंजिंग। इस कानून के तहत ये कानून कहता है, इस कानून का सेक्शन 4 कहता है, क्या कहता है? लोकल बॉडीज को डायरेक्शन दिया गया इस कानून में कि ये कानून जब लागू होता है 9 महीने के अंदर, लगभग 9 महीने के अंदर अंदर ये बंद करो। गिनती करो कि देश में कितने ओपन है, ओपन लेटरिंग वगैरह भी बंद करवाओ। जो ड्राई लेटरिंग है ओपन, जिसको ये मलमूत्र उठाना पड़ रहा है शहरों में, उसको बंद कराओ, गिनती कराओ। ये सेक्शन कौन कहता है? 4 की सर्वे वगैरह करो इन चीजों पे, गलत है। 5 और 6 कहता है कि जितने भी लेटरिंग वगैरह ऐसे हैं जो ड्राई होते हैं, जिनको उठाना, सबको तुड़वा दो। ऑर्डर लिखा हुआ है इसमें कि पहले 3-6 महीने का नोटिस दो, सबको तुड़वाओ। ठीक है, ओपन के जितने भी जिनसे मलमूत्र उठाना पड़ रहा है उन चीजों को खत्म कराए सरकार।
इस कानून में बताया गया है, सेक्शन 5 और 6। अब जो भी अगर ये नहीं मान रहा है कानून का, अगर उल्लंघन करता है, इसी कानून का सेक्शन 8 कहता है जो उल्लंघन करता है 50,000 का तो फाइन होगा, 1 साल की सजा होगी। ठीक, अब इसके साथ साथ सेक्शन 13 इसी कानून का कहता है कि जो भी मैनुअल स्कैवेंजर्स है उनको रिहेबिलिटेट करना है, उनको ट्रेनिंग देना है, 40,000 रुपए उनको देना होगा। ठीक है, उनको ट्रेनिंग देनी है, ट्रेनिंग का मतलब क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ट्रेनिंग देनी, उनको रिहेबिलिटेट करना, उसके लिए सेक्शन कौन सा बात करता है, 13। इसी के साथ साथ इसमें यह भी बोला गया इसी एक्ट में कि अगर सरकार को लगता है कि अभी भी सिचुएशन सही नहीं है, सपोज करो अपराधियों को पकड़ने के लिए इंस्पेक्टर होता है, एसएचओ वगैरह होता है, वैसे सरकार को लगे तो एक सफाई कर्मचारी एसएचओ भी बना सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या, सेक्शन 20 कहता है इस कानून का अपॉइंटमेंट ऑफ द इंस्पेक्टर है, तो हो सकता है इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट। अब आपको कोई पूछे कि मैनुअल स्कैवेंजर एक्ट क्या है, प्रोहिबिशन 2013 का, तो अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट कब आया, क्यों आया, बता चुका हूं। इस एक्ट के बाद में हिंदुस्तान में थोड़ी प्रतिक्रिया होती है कानून आने के बाद में। तो सुप्रीम कोर्ट का 2014 में एक जजमेंट आता है। क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट का 2014 में एक जजमेंट आता है। जजमेंट यह था माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि प्रोहिबिशन ऑफ द मैनुअल स्कैवेंजर की कंप्लीट रूप से बैन कीजिए। जो भी 1993 से मैनुअल स्कैवेंजिंग करते समय जो हमारे भाई, लोग तो बोलते हैं डेथ, में कहता हूं शहीद हुए हैं वो देश के लिए। ठीक है, जो भी भाई शहीद हुए हैं उन भाइयों को 10 लाख रुपए प्रोवाइड कराओ उनकी फैमिली को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक, और क्या कहा कि कंप्लीटली बैन करो, 2013 का एक्ट है उसको लागू करो। ठीक, अब जैसे ही एक बात आई, मैंने बोला कि डेथ, अभी भी डेथ का आंकड़ा थम नहीं रहा है, ये न्यूज है। पहले इसको देखते हैं, 2015 से 2019 के बीच में डेथ टोटल ओवरऑल 2015 में 57 डेथ थी, 2016 में 48, 93, 68, 110। सबसे ज्यादा डेथ हुई है वो यूपी में। सबसे ज्यादा मैनुअल अगर स्कैवेंजिंग मिलेगी वो यूपी में मिलेगी आपको। अगर कम्युनिटीज वाइज बात करें तो एसी समुदाय, ओबीसी समुदाय, एसटी समुदाय इसके अंदर पार्टिसिपेट है। तो अभी भी रामविलास अठावले साहब जो स्टेट मिनिस्टर है, वीरेंद्र कुमार खटीक साहब जी कैबिनेट मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तो स्टेट मिनिस्टर रामविलास अठावले साहब ने पार्लियामेंट में बोला कि 5 सालों में 300 टोटल 339 लोगों की डेथ हुई है। इतने लोगों की क्यों हुई है, सेप्टिक टैंक में जाने से वहां गैस वगैरह होती है, बिना ऐसे डायरेक्ट जा रहे हैं। हमने डेवलपमेंट किया तो इसी के लिए सरकार ये योजना लेके आई। क्या नाम है योजना का, नमस्ते। तो नमस्ते योजना के मेन 7 बिंदु है। क्या मेन 7 बिंदु, पहला बिंदु कि 0 करना है मैं, कि सफाई कर्मचारी जितने भी सफाई का काम करते हैं वो उनकी डेथ 0 करो। कैसे होगी, सेप्टिक किट्स वगैरह देंगे। जितने भी ये स्किल्ड होंगे सैनिटाइज वर्कर, क्या होंगे, स्किल्ड होंगे। ठीक है, कोई भी डायरेक्ट मलमूत्र नहीं उठाएगा, हाथ से मशीन से उठेगा या फिर गल्स। इसके साथ साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे। इस स्कीम का मेन मुद्दा क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाए जिससे क्या हो, सैनिटेयर इंटरप्राइजर्स भी बन सके हैं। इसके साथ साथ जितने भी सेप्टिक टैंक वाले हैं, सेप्टिक टैंक वर्कर या सीवर टैंक, सेप्टिक टैंक तो घर में गड्ढा खोद कर कुआं सा होता है, सेप्टिक टैंक वगैरह सीवर वाला, एक्सटेक टू अल्टरनेटिव लाइवहुड, उनको अल्टरनेटिव लाइवहुड, जैसे सपोज करो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पढ़ाते भी हैं, राजनीति में भी पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर हॉस्पिटल गवर्नमेंट में भी होते हैं, घर में भी काम के रेस्टोरेंट भी चलाते हैं, अल्टरनेटिव काम कुछ ना कुछ करते रहते हैं ना, है साइड जॉब। तो अल्टरनेटिव उनको लाइवहुड का भी कुछ चांस देना चाहिए। इसके साथ साथ एक क्या होगा, सुपरवाइजरी और मॉनिटरी सबसे ज़्यादा जरूरी है सिस्टम में, कि कहाँ पे सेप्टिक टैंक में कहाँ पे ज़्यादा काम चल रहा है, कहाँ नहीं। प्रत्येक स्टेट में लोकल बॉडीज में सुपरवाइजरी करो, इंक्रीज द अवेयरनेस करो लोगों में कि आप सेप्टिक टैंक वगैरह में डायरेक्ट ऐसे ना उतरो विदाउट किट के। तो अब इसके लिए सरकार ने क्या किया, नमस्ते स्कीम में बेनिफिट्स के साथ साथ मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले देखो, जितने भी सीवर सेप्टिक टैंक वर्कर्स हैं इनकी गिनती की गई है, मतलब गिनती की जाएगी इस योजना, नमस्ते योजना के तहत। इंश्योरेंस स्कीम के तहत उनको जोड़ा जाएगा। लाइवहुड असिस्टेंट के लिए क्या किया, लाइवहुड असिस्टेंट के लिए एक योजना थी, स्वच्छता उद्यमी योजना 2014 में।
इस योजना के तहत जो भाई सीवर एंड सेप्टिक टैंक वर्कर हैं हमारे भाई, उनको 15 लाख रुपए की अगर वो कोई मशीन खरीदते हैं, क्या सफाई के लिए कोई मशीन खरीदते हैं जो 15 लाख तक की है, उस मशीन पे 15 लाख की मशीन पे 5 लाख रुपए की क्या है सब्सिडी। दूसरा, ब्याज कितना देना है, 4 से 6% का ब्याज देना है। ठीक है, उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ट्रेनिंग में 3000 का वजीफा भी है, क्या है, वजीफा भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ सोशल सिक्योरिटी स्कीम से भी इनको जोड़ा जाएगा। तो नमस्ते का आप समझ गए क्या देना है। इसके साथ साथ नमस्ते स्कीम में और क्या है कि जितने भी सफाई कर्मचारी है सीवर सेप्टिक टैंक के, उनको क्या दिया जाएगा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपी किट्स। जैसे डॉक्टर वगैरह कोविड में वो किट वगैरह पहन के फिरते थे ना वाइट, वैसे आप इनका किट अलग होगा। क्यों भाई, सीवर टैंक में जा रहे। देखो, पहला जूते हो जो टॉय वाले जूते हो, दूसरा हैंड में सेफ्टी गल हो, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन के लिए मास्क वगैरह हो, ग्लास लगा रखो, ईयर प्रोटेक्शन हो, विजिबल वो जो जैकेट लाइट का रिफ्लेक्शन आए तो दिखे, सेफ्टी हेलमेट हो। अब ये होना चाहिए, अभी तो हिंदुस्तान में तो ये हो रहा है, तो ये मिलना चाहिए, तभी जाके मौतें कम होगी। ठीक, इसके साथ साथ एक यूनिट बनाई जाएगी, क्या होगी, सैनिटेशन रेस्पॉन्स यूनिट। ट्रेनिंग भी रेस्पॉन्स मतलब खाएं, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए तो रेस्पॉन्स यूनिट होनी चाहिए, हैं। अगर क्लीनिंग अगर ऑपरेशन करना है उसके लिए यूनिट बनाई जाएगी इस स्कीम का ये। दूसरा, अब मैंने लाइवहुड के लिए मैंने बोला, देखो लाइवहुड असिस्टेंट के लिए बोला कि 10-15 लाख रुपए तक की कोई मशीन खरीदेंगे उस पर 5 लाख रुपए की सब्सिडी है, बाकी के ऊपर आपको 4 से 6% का क्या देना है, ब्याज देना है बस। ठीक, अब ये पैसा देगा कौन, एग्जाम पूछे पैसा देगा कौन, ये पैसा देगा नेशनल सफाई कर्मचारी, नेशनल सफाई कर्मचारी एंड फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NSKFDC। अब ये क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक, अब उसके अंदर ये क्या है, अंडरटेकिंग यूनिट है, किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की। क्या है, अंडरटेकिंग यूनिट है। ये 1947 में क्या हुई थी, स्टैब्लिश्ड हुई थी। ये क्या, नॉन प्रॉफिट है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये कब, जब 1997 सॉरी 1997 में बनी, 1997 में। ठीक, अब ये नॉन प्रॉफिट है, तो ये पहले सेक्शन 25 था किसका, कंपनी एक्ट 1956 का। तो नॉन प्रॉफिट जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो कंपनी एक्ट 1956 के तहत सेक्शन 25, लेकिन अब कंपनी एक्ट बदल दिया। अब कंपनी एक्ट कौन सा है, 2013 का है। कंपनी एक्ट कौन सा है, 2013, उसका सेक्शन कौन सा है, 8, नॉन प्रॉफिट यूनिट के लिए। अब जितना भी ये पैसा वगैरह होगा वो नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन देगा। अब किसके तहत मिलेगा, स्वच्छता उद्यमी योजना। ये कब आई थी, 2014 से। आपसे कोई पूछे तो इसका जवाब देना कि नमस्ते योजना क्या है। अब नमस्ते योजना के साथ साथ जब फरवरी 2018 में आयुष्मान भारत योजना लॉन्च हुई थी, जिसमें 5 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को मिलना है। ठीक है, अब इन 5 लाख, आपसे पूछे आयुष्मान भारत योजना में क्या क्या रहे, तो आयुष्मान भारत में 60/40 का रेशियो है, इसके साथ 90/10 का रेशियो है, जो पहाड़ी एरिया वाले क्षेत्र है। 60/40 का रेशियो नॉर्थ ईस्ट के लिए, 90/10 तक 100% यूटी के लिए। ठीक है, ये 2018 में लॉन्च हुई थी स्कीम। अब इस स्कीम को भी इसके तहत सेफ्टी के लिए नमस्ते जो स्कीम है, इसके साथ इन सीवर सेफ्टी टैंक वर्कर्स है उनको आइडेंटिफाई करके उनकी फैमिली को कवर किया जाएगा। अब आपसे कोई पूछे नमस्ते क्या है तो आप बता सकते हो नमस्ते क्या है। इसी के साथ आपसे कोई पूछे कि PMSR एक्ट क्या, प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड मैनुअल स्कैवेंजर देन रिहेबिलिटेशन एक्ट क्या है, इन 3-4 चीज़ों के बारे में जानना है और नमस्ते योजना के बारे में जानना है। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।